हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की हम इस क्लास में जो है 37 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग यह क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको आज से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है आर्य भाषाओं में से जो है शामिल नहीं है। जो इसमें से 4 भाषाएं आपको दी गई है, इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य जो भाषा है उसमें शामिल नहीं है। क्या संस्कृत नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तुर्की नहीं है, या फिर अंग्रेजी नहीं है। तो निम्नलिखित 4 भाषाओं में से जो है आपकी तुर्की भाषा है, ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा? तो तुर्की भाषा आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। बात करें प्रसन्नता शब्द की ध्वनि की, किसकी, एक सेकेंड, बात करते हैं हम लोग प्रसन्नता जो शब्द है इसमें कौन सी ध्वनि है। तो क्या संयुक्त ध्वनि है, संक्षिप्त ध्वनि है, या फिर युग्मक ध्वनि, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बात करें जो प्रसन्नता शब्द है इसमें से कौन सी ध्वनि है, तो इसमें युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि जो है प्रसन्नता शब्द में है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दुनिया जो है संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। जो दुनिया है ये संज्ञा शब्द का जो है वो विशेषण रूप है। तो कौन से संज्ञा शब्द का है? क्या दून है, दुनियो है, या फिर दुनिया, दुनियावी है, या फिर दुनिया है। तो जो दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप कौन सा है? तो संज्ञा जो दुनिया शब्द है इसका विशेषण रूप कौन सा है? तो बात करें तो ये कौन सा है? दुनियावी जो है ये इसका विशेषण रूप है। क्या है? दुनियावी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। बात करें कव्वाली जो शब्द होता है इसमें कौन सा लिंग, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर नपुंसक लिंग, या उभय लिंग है। तो क्या यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या फिर उभय लिंग है। तो कव्वाली, तो आप लोग जैसे इसका कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, उसका सेंटेंस बनाएंगे। किसी तरह से उसका सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कव्वाली गाई जाती है, क्या कव्वाली जो है वो गाई जाती है। क्या करती है? गाई। ई किस में आता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों में जैसे ई, जैसे ती, ता, ती, ई, ये सब किस है? स्त्रीलिंग। तो कव्वाली गाई जाती है, ऐसे तो कभी आप लोग सेंटेंस नहीं दिखेंगे कव्वाली गाया जाता है। क्या होता है? कव्वाली गाई जाती है। या फिर उस उस संगीतकार ने कव्वाली गाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कव्वाली एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा रूप है। जो बंधु शब्द है इसके बहुवचन रूप की बात करें तो बहुवचन रूप जो बंधु है इसका क्या होता है? क्या बंधुओं होता है, बंधु वर्ग है, बंधु है, या फिर बंधुए हैं। तो बात करें जो बंधु शब्द है इसका बहुवचन रूप है क्या होता है? तो बंधु शब्द का बहुवचन रूप बंधुओं होता है। क्या होता है? बंधुओं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आपके घर में इतना दूध होता है। क्या है? कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इसमें कुछ सर्वनाम का जो है कौन सा प्रकार है? जो कुछ है क्या वह निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर निजवाचक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, और एक आपका कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम में जो कुछ है वो कौन सा है?
तो कुछ की बात करें तो यह एक अनिश्चयवाचक है। कैसा है? अनिश्चय। कुछ, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। यह वह ये वे क्या है? निश्चयवाचक है। संबंधवाचक में जो सो जैसा वैसा का प्रयोग होता है। वही बात करें निजवाचक में क्या होता है? अपना एवं स्वयं शब्द का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें से विशेषण शब्द नहीं है। जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है? क्या अकूत है, अकड़ है, अचार है या फिर अचंड है? तो बताएंगे कि जो इनमें से विशेषण कौन सा शब्द नहीं। तो बात करें जो विशेषण शब्द इसमें से कौन सा नहीं, तो अचार जो है एक संज्ञा शब्द है, यह एक विशेषण शब्द नहीं है। बाकी अकूत, आपका अकड़ और अचंड जो है एक विशेषण शब्द है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखा गया हो जो है क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो जो है वो कौन सा जो है क्रिया इसमें उपयोग किया गया है? क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध भूतकाल है या फिर संभाव्य भूतकाल है? तो इसमें कौन सी क्रिया का जो है वो उपयोग किया गया है? तो बात करें जो देखा गया हो, इसमें आपका संभाव्य भूतकाल जो है इसका उपयोग किया गया है। किसका? संभाव्य भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? जिसमें संदेह की भावना हो, यानी क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह हुआ भी है और नहीं हुआ भी है। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? सेम इसी तरह क्या होता है, जैसे यहाँ पर गया है तो यहाँ पर देखा जाता हो या है होता है। उसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? संदेह की भावना प्रकट होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है जो है वाक्य में कौन सा कारक है? तो लड़का जो है दर्द के मारे यानी किसी की कारण, यहाँ पर क्या हुआ है? दर्द के कारण जो है यहाँ पर मारे यानी दर्द के कारण यानी मारे हो गया, छटपटा रहा है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण है या फिर अपादान है? तो इसमें कौन सा जो है कारण है, सॉरी कौन सा कारक है? तो जो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा कारक है? तो बात करें कर्ता ने कर्म को करण से, तो किसके द्वारा, किसके कारण? तो दर्द के मारे, तो किसी कारणवश होता है। यहाँ पर कौन सा विभक्ति हो जाएगी या कारक? तो करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। संप्रदान के लिए होता है, यानी संप्रदान जब किसी के लिए होता है। अधिकरण में पर आता है विभक्ति, कौन सी विभक्ति आती है? में और पर होती है। अपादान से अलग होने के अर्थ में जब किसी की अलगाव की बात होती है तो वहां पर अपादान जो है कारक या विभक्ति आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। जो वर्तमान काल है इसमें से कौन सा है? तो वर्तमान काल की बात करें जब अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, क्या यह है? या फिर वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो इसमें से वर्तमान काल जो है वो कौन सा जो है स्पष्ट कर रहा है? तो बात करें वर्तमान काल की तो क्या है? वह हमारे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो यह क्या है? एक वर्तमान काल को पूर्व, कौन सा? पूर्व वर्तमान काल की यहाँ पर बात की गई है। तो पूर्व वर्तमान में काल में क्या होता है? किसी कार्य के हो गए यानी जो वो कार्य क्या हो, पूरी तरह से समाप्त हो गया हो वर्तमान काल में, तो वहाँ पर क्या होता है? पूर्व वर्तमान काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, चुका है, चुके है, गया है, गए हैं, किसमें आते हैं? पूर्व वर्तमान काल में आते हैं। ये क्या है? अपूर्व वर्तमान काल, यानी जो अभी चल रहा है। वह घूमने जा रहा है तो ये क्या है? अपूर्व, यानी अभी जो कार्य चल रहा है। उसी प्रकार यह अपूर्व भूतकाल है, ये भी क्या है? यह कार्य जो है भूतकाल में हो रहा है। मैं बाहर जाऊंगा, ये कैसा है? भविष्य काल का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया। तो उसने कटोरा भर दूध पिया जो वाक्य है में अव्यय शब्द कौन सा है? तो उसने कटोरा भर दूध में क्या कटोरा अव्यय है, दूध है, भर है या फिर पिया है? तो बात करें उसने, तो उसने क्या है? एक सर्वनाम है। कटोरा क्या है? एक संज्ञा शब्द है।
भर क्या है, तो यहाँ पर भर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर एक आपका अव्यय हो जाएगा। क्या पिया, दूध पिया, तो दूध क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म, और पिया एक क्या है, क्रिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी आपके चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है, तद्भव से तत्सम बना हुआ। तो तद्भव क्या होते हैं, हिंदी के होते शब्द हैं, और तत्सम आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। तो तद्भव क्या, खटिया से खटवा बनता है, दूरपट्टा से द्विपट्ट बनता है, तीर्थ से तीर्थ बनता है, सोना से सज्जापन बनता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो राइट है। तो बात करें जो आपका तीर्थ से तीर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, तीर्थ। तीर्थ क्या है, एक तद्भव यानी हिंदी का शब्द है, और तीर्थ जो है एक संस्कृत यानी तत्सम का शब्द है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है वो कौन सा है। जो ये चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपका एक विदेशी भाषा का शब्द है, वह शब्द कौन सा है। क्या कतार है, पंक्ति है, श्रेणी है, या फिर श्रृंखला है। तो बात करें जो चार शब्द दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। तो विदेशी भाषा के शब्द आपका कतार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बात करें नगर जो है इसके पर्यायवाची शब्द की, तो नगर का पर्यायवाची शब्द क्या, जग है, धाम है, अटवी है, या फिर पुर है। तो नगर का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है। तो नगर का पर्यायवाची आपका पुर है। क्या है, पुर जो है वो नगर का पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है। यानी जो विलोम शब्द है युग्म, वो कौन सा सही है। क्या अनुदत का उद्दत हो जाएगा, औरस का जारस हो जाएगा, उन्मत्त का अनुमत हो जाएगा, उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है विकल्प वो सही है। तो बात करें जो विलोम युग का सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, औरस का जो है जारज हो जाता है। क्या हो जाता है, औरस का जारज जो है वो विकल्प आपका पूरी तरह से सही है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से केहरी जो शब्द है का समानार्थी शब्द क्या होगा। जो केहरी शब्द है आपका, उसका समानार्थी शब्द की बात की जाए तो केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा शब्द इन चार विकल्पों में से है। क्या हरिण है, कपि है, मतंग है, या फिर केसरी है। तो जो केहरी शब्द है इसके समानार्थी शब्द की बात करें तो केसरी जो हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। कपि किसका समानार्थी है, तो मुनि का समानार्थी कपि होता है। इसी मतंग की बात करें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मतंग जो है वो किसका समानार्थी शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। सबके सॉरी सबके समानाधिकार पर विश्वास जो है यह वाक्य है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, क्या अधिकार हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, प्रगतिवाद हो जाएगा, या फिर अधिकारवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। तो सबके समानाधिकार पर विश्वास यानी सबके जो है समान अधिकार पर जो है विश्वास है किसमें होता है, तो समाजवाद में होता है। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। अधिकार का मतलब किसी को प्राप्त किसी कार्य के लिए जो है अनुमति हो जाएगी। प्रगतिवादी का मतलब वो होता है कि जब कोई देश या कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, प्रगति कर रहा हो, तो क्या होता है, प्रगतिवादी होता है। अधिकारवाद का मतलब जब किसी देश या चीज जो व्यक्ति को जो है किसी जो है अधिकार को देने की अनुमति हो तो वो अधिकारवाद है ना। तो
अधिकार पर जो बात किया जाता है अधिकार के लिए, उसको अधिकारवाद बोलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, अति अति का भला न बरसना, जो क्या है हमारा वाक्य, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप, जो लोकोक्ति आपकी दी गई है, इसके अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ क्या, अधिक बारिश होना होगा, अधिक धूप निकलना होगा, या फिर किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, फिर बरसात में धूप निकलना है। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जो ये वाक्य है इसका अर्थ हो जाएगा आपका, किसी भी बात का या वस्तु का अधिक होना जो है ठीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो है तेल भी है, जो वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ तेल यानी ऑयल है? तो क्या प्रणय है, प्रीति है, स्नेह है, या फिर अनुराग है? तो तेल का जो अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है? तो इसमें से जो चार शब्द दिए गए उसमें से स्नेह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तेल भी होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसमें जो है निरउपसर्ग नहीं है? बात करें जो चार शब्द दिए गए हैं इनमें से निरउपसर्ग किसमें नहीं है? क्या निःशेष में नहीं है, निर्देश में नहीं है, निर्बल में नहीं है, फिर निर्वाह में नहीं है? तो जो है निरउपसर्ग जो है इनमें से कौन से शब्द में नहीं है? तो निरउपसर्ग की बात करें तो आपके निःशेष में नहीं है, यहाँ पर क्या है, निह उपसर्ग है। कौन सा है, निह, और बाकी में यहाँ पर क्या, निर प्लस देश हो जाएगा, निर प्लस बल हो जाएगा, निर प्लस वाह हो जाएगा। तो आपके जो बी सी और डी है इसमें निर उपसर्ग है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, निह उपसर्ग है। कौन सा है, निह उपसर्ग। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय किस प्रकार है? जो क्रमशः प्रत्यय है किसमें, केंद्रित और अधिकता में, वो कौन से हैं? क्या केंद्रित में इगिंत और ता प्रत्यय है, इत और आ प्रत्यय है, इत और ता प्रत्यय है, इत और ता प्रत्यय है? तो जो केंद्रित है और अधिकता है इसमें प्रत्यय की बात किया गया है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो इसमें कौन सा है, इसमें इत प्रत्यय है। क्या है, केंद्रित, केंद्र प्लस इत क्या हो जाएगा? जैसे केंद्रित दिया है तो आपका क्या विभक्त केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र प्लस इत क्या हो जाएगा, केंद्र प्लस इत। और अधिकता में क्या हो जाएगा, अधिक प्लस ता। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, इत, और जो ता प्रत्यय है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। जो अन्वेषण शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण शब्द के संधि विच्छेद की बात करें, अन्वेष प्लस ड़ है, अन्वे प्लस सड़ है, अनु प्लस वेषण है, या फिर अनु प्लस एषण है? तो अन्वेषण जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद की बात करें तो अनु प्लस एषण इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसको बताइए कि इसमें कौन सा जो है संधि लगा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मुख चंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो मुख चंद्र में क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है? तो मुख चंद्र जो शब्द है आपका इसमें कौन सा समास है? तो मुख चंद्र में आपका कौन सा समास है? मुख जो है चंद्रमा के समान। तो क्या है इसमें, क्या बताया गया है कि मुख चंद्रमा के समान, तो अर्थात करके कुछ नहीं बताया गया है, तो इसलिए क्या है, कर्मधारय समास है। द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास संख्यावाची होते हैं, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें क्या हो, अथवा अर्थात लगाकर किसी अन्य शब्द की ओर इशारा किया जाता है। यानी किसी जो है तीसरे पद की ओर जब इशारा हो तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो
तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो बात करें मिश्र वाक्य की, क्या सेनापति को वीरता चक्र मिला, यह है उसने उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा गया, जो उसे है उसको क्या है लूटने के अतिरिक्त पीटा गया, इसमें मिश्र वाक्य है। उसने मान लिया कि दोष जो है उसका है, या फिर मेरा मित्र आया और हम दोनों चल पड़े। इसमें चारों विकल्प में से कौन सा जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो बात करें जो आपके चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन में मिश्र वाक्य है। तो उसने मान लिया कि दोष उसका, यानी दो वाक्यों को जब एक साथ बनाया गया है कि उसने माना भी और दोष उसका है, जब दो वाक्यों को एक साथ हो गए हैं एक ही व्यक्ति के, तो यहाँ पर क्या है मिश्र वाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो जो चार वाक्य आपके दिए गए हैं इसमें से क्या है एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है। क्या काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र रहे हैं, या फिर गांधी जी का चरखा स्वदेशी का प्रतीक था, वन जीवन के कष्टों का भय है, शिवाजी ने छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका क्या है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द की बात करें तो जो है चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो आपका जो वन जीवन के कष्टों का जो भय है या ये आपका अशुद्ध है। बाकी आपके जो है तीनों जो है काशी जो है भारतीय संस्कृति का केंद्र रहे हैं, गांधी जी का चरखा स्वदेशी का प्रतीक था और शिवाजी ने छक्के छुड़ा दिए थे, ये सब आपके राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो गलत वर्तनी के शब्द की बात करें तो क्या अधीन है, ज्योत्सना है, या फिर अर्हनीश है, या फिर अनुगृहीत है। तो जो है गलत वर्तनी के शब्द की बात करें तो इसमें से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो अधीन होता है ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा अधीन शब्द हो जाएगा, वो सही वर्तनी होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है। तो जो गर्व हर्ष उग्रता संचारी भाव होता है क्या श्रृंगार में होता है, वीर में होता है, वात्सल्य में होता है, फिर रौद्र रस में होता है। तो बात करें जो उग्रता गर्व हर्ष और जो गर्व उग्रता गर्व हर्ष जो है स्थायी भाव संचारी भाव जो है किस रस का स्थायी संचारी कंफ्यूजन हो गया, एक सेकेंड। किस रस का संचारी भाव जो है उग्रता गर्व हर्ष आदि है। तो जो यहाँ पर श्रृंगार है इसका जो है स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव क्या होता है इसका रति होता है। वीर का क्या होता है, तो वीर का जो होता है वो क्या होता है, तो वीरता जो है इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य किसका स्थायी भाव है, तो वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है, तो प्रेम जो होता है वो वात्सल्य का स्थायी भाव होता है। रौद्र जो है वो किसका स्थायी भाव है, तो यह क्रोध का जो है स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपके संचारी भाव उग्रता गर्व और हर्ष किसमें होती है, तो आपके वीर रस जो है इसमें जो है उग्रता गर्व और हर्ष जो है संचारी भाव होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है। जो उपरोक्त आपकी पंक्ति दी गई है शून्य केवट के बैन में कौन सी छंद का उपयोग किया गया है। छप्पय है, सोरठा है, गीतिका है, या फिर उल्लाला है। तो शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अलपटे जो आपकी पंक्ति थी क्लास 10th की है, तो इसमें जो है कौन सा जो है छंद है शून्य केवट के बैन में। तो इसमें आपका जो है वो सोरठा है। कौन सी पंक्ति कौन सा छंद है, तो सोरठा का शब्द है, सोरठा जो छंद है इसमें प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो बात करें कीर्तिलता जो है क्या यह मगही का है, मैथिली का है, अपभ्रंश का है, या फिर खड़ी बोली का है। तो कीर्तिलता जो है वो किस भाषा का जो रचना है, तो ये आपका अपभ्रंश अवहट्ट की जो है वो रचना है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उपन्यास न भूलो न भविष्यति किस लेखक की रचना है।
जो उपन्यास न भूलो न भविष्यति रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या यह नरेंद्र कोहली ने लिखा है, कुंवर नारायण ने लिखा है, या फिर रामदरस मिश्र ने, या फिर नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है? तो न भूलो न भविष्यति की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो न भूलो न भविष्यति नरेंद्र कोहली जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो बात करें परमाल रासो की, क्या यह नल सिंह के द्वारा, नरपति नाल ने, चंद्रबरदाई ने, या फिर जगनिक ने? तो परमाल रासो जो रचना है ये आपके जगनिक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरे कृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर राजकुमार वर्मा है? तो अंधेर नगरी जो रचना है इसके रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिन्हें खड़ी बोली का जो है अग्रदूत कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न जो है वो गद्यांश पर है। पहले आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। तो पहले हम लोग अपने गद्यांश के देखेंगे। तो गद्यांश क्या है? आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है, हिंसा द्वेष शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में ही होता है। बात करें प्रेम सुखी जीवन का आधार है। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव और आतंकवाद को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और त्याग की भावना हो। तो ये था आपका गद्यांश। अब इसके आधार पर हम लोग अपने प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। यह गद्यांश है, इसका शीर्षक आप लोग क्या देंगे? क्या प्रेम देंगे, प्रेम की आवश्यकता देंगे, प्रेम पूर्ण व्यवहार देंगे, या प्रेम का महत्व देंगे? तो जो यह अवतरण यानी यह गद्यांश है, इसकी जो हम लोग बात करें शीर्षक की, तो इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं हम लोग? प्रेम इसका शीर्षक दे सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेम कितने रूप होते हैं? जो प्रेम है इसके कितने रूप हैं? क्या मातृ प्रेम है, पारिवारिक प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, उपरोक्त सभी, और देश प्रेम है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट हो जाएगा। ये सभी और देश प्रेम भी प्रेम के रूप हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? आपसी शत्रुता है, प्रेम का अभाव है, आपसी द्वेष है, या फिर घृणा की भावना है? तो समाज में जो अपराध और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है प्रेम का अभाव है। किसका अभाव है? प्रेम का अभाव, जो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा भी था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? जो दो समुदाय और दो राष्ट्र है उनको क्या व्यापार की बढ़ावा, या फिर कला के विनिमय की भावना, या फिर बंधुत्व की भावना, या फिर प्रेम की भावना? तो दो समुदायों या दो राष्ट्रों को जो है जोड़ने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो आपका प्रेम की भावना जो है दो राष्ट्रों या दो बंधुओं को या दो समुदायों को जो है जोड़ने का कार्य करता है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? जो आतंकवाद है इसको मिटाने के लिए क्या मित्रता की भावना को जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए? तो आतंकवाद जो है इसको मिटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम भावना को जगाना चाहिए। तो इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।